नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके दूसरे भाग को, जो कि कक्षा 9 के लिए निर्धारित है हरियाणा शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम द्वारा। NCERT पुस्तक का साथ लेकर के हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं। ये दूसरा भाग इसलिए हम कहेंगे क्योंकि हमारी वीडियो लंबी बन गई थी, इसलिए उसको हमने दूसरे पार्ट में हमने डिवाइड किया है, जो कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी कक्षा 9 के लिए पार्ट 2 के रूप में दो बैलों की कथा पूर्ण रूप से हम आज बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं कहानी की ओर। हमने कहानी का पहला पार्ट यहां पर समाप्त किया था कि प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कौन? हीरा और मोती, जो कि दो बैल हैं। मटर की खेती में उजाड़ करने के कारण मटरों को खाने के कारण वहां पर दो व्यक्तियों द्वारा उसे पीटा जाता है और उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं कहानी को हम, जो कहानी का चतुर्थ भाग है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ ही में ना आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारण न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे भी क्या तृप्ति होती। देखिए, जो जूहरी था जिसने अपने साले को दोनों बैल बेच दिए थे, जिसका नाम था गया, उसके बाद गया के यहां से दोनों बैल भाग पड़े थे और भागने के बाद कांजी हाउस में किसी और व्यक्ति द्वारा उन्हें बंद कर दिया गया था, जहां पर अनेक प्रकार के और भी पशु थे, जानवर थे। वहां पर किसी को भी चारा पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो पा रहा था। यहां पर यही बताने का प्रयास किया गया और यहां पर दोनों मित्र हीरा और मोती अब अंततः दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर देते हैं। रात को जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। यानी कि दोनों हीरा और मोती आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि मोती कहता है प्राण निकलने वाले हैं, हीरा कहता है कि इतनी जल्दी हिम्मत न हारो। मोती कह रहे दीवार तोड़ने का प्रयास करते हैं। इस तरह से आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने अपने नुकीले सींगों द्वारा दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उनका साहस बढ़ा। इससे दोनों हीरा और मोती ने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगे। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। हीरा को उस चौकीदार ने बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। आपस में दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहां बंद पड़े हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अब कितने भाई? देखिएगा, ध्यान देना, मुंशी प्रेमचंद जी अपनी इस कहानी के माध्यम से दूसरे जीव जंतुओं के प्रति उनके मन में, हीरा और मोती के मन में जो पशु और दूसरे हैं, बकरी है आदि जो पक्षी हैं, उनके पशु है, उनके मन में कितना प्रेम दिखाने का प्रयास किया कि यहां पर और भाई भी तो बंद हैं, इनको भी जान बच जाएगी। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाऊंगा। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। दोनों ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम इस कच्ची दीवार को तोड़कर ही दम लेंगे। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो दीवार में सींग लगा कर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे के जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे।
तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी तक जो कि तो खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ ली जाए तो क्या हार जाए, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कहानी की शुरुआत में गधों के बारे में जिस प्रकार की बात कही गई थी, उनकी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनको किसी प्रकार का विरोध करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, जैसा भी मिल जाता वैसा वो खा लेते हैं। तो इसलिए इन्होंने भी समकालीन परिस्थितियों से अपने आप को एक तरह सामंजस्य से बैठा लिया था, कंप्रोमाइज कर लिया था, वो वहां से भागना नहीं चाहते थे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। जब रस्सी नहीं निकल पाई, हीरा की रस्सी नहीं टूट पाई, तो मोती से उसने कहा कि तुम तो भाग जाओ, मैं यहीं पड़ा रहता हूं, देखा जाएगा फ्यूचर में, भविष्य में कहीं मिलेंगे तो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? कि तुमने सोचा कैसे? मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पास से जाने वाला नहीं हूं। मोती के मन में इस बातों से स्पष्ट हो रहा है कितना प्रेम सहानुभूति है। वो चाहते हैं कि मेरा दोस्त भी यहां से बाहर निकले, मेरा मित्र भी यहां से बाहर निकले। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अब देखिए जिस प्रकार से एक आम जनजीवन आदमी आपस में वार्तालाप करते हैं, ठीक उसी प्रकार लेखक ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर हीरा और मोती की वार्तालाप को दिखाने का प्रयास किया। पाठक इस बात को अच्छे प्रकार समझ ले किस प्रकार से जानवरों के मन में भी आपस में भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, सहानुभूति होती है, सहनशीलता होती है, धैर्य होता है, और अपने एक दूसरे के प्रति साथ निभाने की परंपरा, सोच, शक्ति होती है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जैसे ही सुबह हुई और जो आसपास के जो लोग थे, कर्मचारी थे, वहां पर मुंशी थे, चौकीदार थे, उन्होंने क्या देखा, क्या घटित हुआ, उसको मैं यहां बताना नहीं चाहता, लिखना की आवश्यकता नहीं। क्यों? इतना ही काफी है, इतना ही काफी कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। यानी हीरा ने मोती को भगाना चाहा था, परंतु अपने मित्र को छुड़ा न पाने के कारण, मित्र की रस्सी न कट पाने के कारण, तोड़ पाने के कारण उसे भी वहीं रुकना पड़ा अपने मित्र की मित्रता निभाने के लिए, मुसीबत में अपने मित्र के साथ रहने के लिए। और चाहता तो हीरा वहां से भाग सकता था, चाहता तो हीरा वहां से, मोती वहां से भाग सकता था, परंतु अपने मित्र हीरा के लिए वहीं पर रह गया। और इस प्रकार से दूसरे लोगों ने उन्हें खूब उनकी मरम्मत की, खूब उनकी पिटाई की, और इस प्रकार से उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी, तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियां निकल आई थी, अर्थात हड्डियां उनकी छलकने लगी थी, शरीर बहुत कमजोर हो गया था। जगह जगह से जो मांस लटका करता था पहले, जो गद्देदार शरीर होता था, आज वहां पर हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। यानी कि कुछ दिनों के बाद, लगभग 7-8 दिन के बाद, घर के बाहर, बाड़े के बाहर, जहां पर बहुत अधिक लोग इकट्ठे हो गए थे, अर्थात उनको बेल बेचने के लिए, उनको उनकी बोली लगाने के लिए लोग वहां पर इकट्ठे हुए। परंतु ऐसे मृतक बैलों, अर्थात जो मरण प्राय थे, जो मरने वाले थे, जिनका शरीर बड़े कमजोर हो गए थे, उनको कौन खरीदार होता। सहसा एक डडियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों से उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे की भीत नेत्रों से देखकर सिर झुका लिया। अर्थात जो डडियल आदमी था वो ये देखना चाह रहा था कि वो कितने के बिक सकते हैं, किस प्रकार उनको काट करके बेचा जा सकता है, उस प्रकार उनका मांस की जानकारी लेना चाह रहा था। और दोनों बैल इस बात को समझ करके एक तरह से चिंतित हो गए थे।
दिल कांप उठे थे, वो सोच चुके थे अब हमारे साथ क्या होने वाला है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। अब वो सोच रहे हैं कि हम तो गया के घर से जो भागे थे बेकार में, नाहक माने बेकार, बेकार में वहां से भागे, अब तो शायद लगता है हमारी जान बचने वाली नहीं है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। ऐसा सुनने में आता है, मोती समझाना चाहता है कि अश्रद्धा के भाव कि भगवान सब पर दया करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान हम पर दया नहीं कर रहे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब न बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम तो आ ही जाएंगे। अब वो सोच रहे हैं कि ठीक है, अब मुसीबत से समझौता करना उनके लिए अब जरूरी सा होता नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, परंतु फिर भी हमारी जो मांस, हमारी खाल, हमारे सींग, हमारे हड्डी किसी न किसी काम आने वाले हैं। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के हमारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था, जोर से डंडा जमा देता था। वह डडियल आदमी उनकी बहुत अधिक पिटाई करता था। रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, खेल खेल रहे, तरह तरह के अपने अपने इच्छा अनुसार। जो छोटे छोटे बच्चे बछड़े आदि थे वो सभी अपने अपने खेल खेल रहे थे। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक की आदत पड़े कैसे दुखी हैं। यानी कि दोनों हीरा और मोती जब वहां से वो डडियल आदमी के हाथ साथ साथ चल रहे थे तो चिंतातुर थे, चिंता में थे कि इस प्रकार से आसपास रेवड़ गाय बैलों का वो आराम से अपना उछल कूद कर रहा है। उनको चिंता नहीं है कि उनके दो भाई भी यहाँ किस तरह से एक शिकारी, एक हत्यारे के हाथों दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, यह परिचित रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर्व चढ़ाने आया करते थे, यही कुआं है। देखिए, जब अपनी परिचित चीज नजर आती है, लेखक बताना चाहते हैं, जब अपनी परिचित कोई चीज, वस्तु, स्थान नजर आता है तो अनायास ही शरीर में चेतना लौट आती है, थकान गायब हो जाती है, दुर्बलता समाप्त हो जाती है। तो ऐसा ही हीरा और मोती के साथ हुआ, क्योंकि जब गया उन्हें वहां से लेकर गया था झूरी के यहां से, तो झूरी के साथ रहते हुए वो उसी स्थान पर आकर के अपना काम करते थे, इसी कुएं पर पुर चलाने आते थे और यही उनका कुआं था, अर्थात झूरी का कुआं था। उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, वो रास्ता उन्हें परिचित नजर आता है। तो कुछ ऐसा होने वाला है, अब जरा आप जिज्ञासा बनाए रखें। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो घर भागता हूं, ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूं। अब देखिए, हीरा और मोती पुनः अपने घर के नजदीक अपने आप को महसूस कर रहे हैं। घर के नजदीक मतलब झूरी के घर के नजदीक महसूस, जो उनका पहला मालिक था उसके घर के नजदीक महसूस कर रहे हैं। आप एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं कि हम पर भगवान की दया हो गई। मोती कहता है मैं तो भागता हूं, हीरा कहता है ये जाने देगा, मोती कहता है मैं इसे भी मार डालता हूं, गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चलाता था। अब दोनों झूरी के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं, जहां पर वो बांधे जाते थे, खड़े रहते थे, वहां पर आकर उस स्थान पर आकर खड़े हो गए हैं। डडियल व्यक्ति भी वहां पर आ गया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। दोनों बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डडियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, बैल मेरे हैं, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने में नीलाम ले आता हूं, मैं मवेशी खाने से नीलाम के लिए लेके आया हूं। डडियल व्यक्ति आपस में बहस करने लगे। मैं तो समझा हूं चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या इख्तियार है, अधिकार है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। झूरी कहने लगा, मेरे बैल ने, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। यानी कि झूरी ने एक तर्क देने का प्रयास किया डडियल व्यक्ति से, ये बैल मेरे हैं, अगर तुम्हारे हो तो तुम्हारे साथ जाते, ये बैल मेरे हैं कि मेरे दरवाजे पर खड़े हैं।
डडियल जलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चला दिया। डडियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, डडियल भागा। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डडियल का रास्ता देख रहा था। डडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी वीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। इस प्रकार से दोनों बैल हीरा और मोती पुनः झूरी के पास जहां से चले थे वहीं वापस लौट आए। जब डडियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आगों से मारने बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। अब देखिए, लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने सबसे पहले इस अध्याय दो बैलों की कथा कहानी के आरंभ में ये कहा था कि बच्चा के ताऊ, गधे के छोटे भाई, अर्थात सीधापन की श्रेणी में सीधा जो एक विशेषण का प्रयोग यहां पर मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था कि हम इतने सीधे हैं कि लोग हमारी कुछ चीज समझता नहीं, हमारी जान को कोई जान नहीं समझता। हम मनचाहे व्यक्ति हमें पीट रहा है, मार रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई हमें काटने के लिए, कोई मवेशी खाने में ले जा रहा है, तो लोग हमारी महत्ता नहीं समझते। जरा देर में नानों में खली, भूसा, चौका, दाना भर दिया गया। किसने भरा? देखिए किसने भरा? झूरी ने। झूरी के दरवाजे पर आ चुके हैं, जहां से वो चले थे वहीं वापस लौट चुके हैं, और वहां पर आने के बाद पुनः उनको पूरा खाना, खली, भूसा, चौकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, अर्थात उत्साह, खुशी, आनंद, प्रसन्नता छा गई थी पूरे गांव में। और बहुत से लड़के इस प्रकार कहने लगे कि वाह वाह, ऐसे बैल किसी के यहां नहीं होने वाले, किसी के यहां मिलने वाले नहीं है। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, अर्थात झूरी की पत्नी ने, जिसने सर्वप्रथम बैल अपने भाई को बेचे थे, आज वह भी उन बैलों को चूम रही है, सहला रही है। उसके मन में भी उन बैलों के प्रति आत्मीयता उत्पन्न हो गई है, और वो बैल पुनः उसने एक तरह से अपने घर में सहेज लिए, स्वीकार कर लिए। उन बैलों की वो मालकिन पुनः बन गई। आज वह बहुत खुश है कि मेरे बैल झूरी के साथ खड़ी खड़ी दोनों खुश हो रहे हैं कि आज हमारे बैल हमारे घर के दरवाजे पर पुनः आ गए हैं। दोनों बहुत खुश हैं, अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, और आज मनचाहा भोजन उन्हें, भूसा, चौका, दाना सब कुछ मिल गया। इस प्रकार आपने देखा मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी दो बैलों की कथा में किस प्रकार से दो बैल हीरा और मोती के माध्यम से अपनी एक ऐसी भावना को प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि जीवन उनके अंदर भी होता है, उनकी जान की भी कोई महत्ता है, उनकी रहस्य को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। वो भी जीवन है, वो भी जीवित प्राणी है, उनको भी इस प्रकार से मारना पीटना नहीं चाहिए, उनको भी मवेशी खाने में शिकारी के हाथों, बधिकों के हाथों नहीं बेचना चाहिए। जो व्यक्ति उनको प्यार करते हैं उनको उन्हें पालने का अधिकार है। और यहां पर आपने अनेक प्रकार की बातें पूरी कहानी में देखी, किस तरह से हीरा और मोती अपने विचारधाराओं के द्वारा, अपने भावनाओं के द्वारा एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। ये एक लेखक की कुशलता है, और मुंशी प्रेमचंद जैसे लेखक इस बात से भली भांति परिचित थे, और उनका यही कहानी लेखन कौशल कला में वो निपुण थे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, अपने ध्यान से इस कहानी को पढ़ना, समझना, और मैंने इस पूरी कहानी की व्याख्या करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार गद्यांश भी आता है, उस गद्यांश के से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आपको अच्छी प्रकार से उनको समझना है। अगली वीडियो में, जो इसके बाद हम तीसरे पार्ट को बनाने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा के तीसरे पार्ट को हम जरूर बनाएंगे। और बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर प्रश्न अभ्यास आप देख रहे हैं, जो कि प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में यदि हम पूरा उत्तर अभी दे देंगे, समझा देंगे, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसलिए अधिक बड़ी वीडियो लंबी हम बनाना चाहते हैं, तो छोटी छोटी वीडियो बनाकर हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए विद्यार्थियों बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को लिखना, नोटबुक में उतारना, समझना और याद करना। धन्यवाद।